हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिडक्शन ऑफ टू बॉडी प्रॉब्लम टू वन बॉडी प्रॉब्लम। इससे पहले के लेक्चर में हमने बात की थी सेंट्रल ऑर्बिट के बारे में और सेंट्रल फोर्स के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज का जो मेरा लेसन होने वाला है वो है टू बॉडी प्रॉब्लम्स को आप किस तरीके से वन बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस करने वाले हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उस पर क्या फीचर्स है, कहाँ कहाँ किस तरीके से लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम चेंजेस होते हैं, उन सबको आज हम लोग क्लियर करेंगे कि फर्दर उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे ताकि आगे आने वाले प्रॉब्लम्स लाइक कैपलर्स प्रॉब्लम, स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स और फर्दर जो सेंट्रल ऑर्बिट प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग डील करने में कि कितने ज्यादा हेल्पफुल होने वाले। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो टॉपिक है कि आज रिडक्शन ऑफ टू बॉडी प्रॉब्लम टू वन बॉडी प्रॉब्लम क्या होता है। बेसिकली समझिए, आपके पास टू बॉडी प्रॉब्लम है क्या। सबसे पहले क्या होता है कि किसी सिस्टम में दो बॉडी है, ओके, टू मासेस, एक M1 और M2 है, जो एक दूसरे के रिलेटिवली एक दूसरे पर फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ओके। और ऐसे में अगर आपके पास टू बॉडी प्रॉब्लम है तो एक दूसरे के मोशन को समझने के लिए सिंपल क्लासिकल मैकेनिक्स में हम समझते हैं कि इस पार्टिकल को समझने के लिए तीन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है, इस पार्टिकल को समझने के लिए और तीन, तो टोटल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए? 6। ओके, आपके पास टोटल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की हम लोग बातें कर रहे हैं अगर हम दो पार्टिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि होने वाला है 6। ओके, लेकिन ये 6 कोऑर्डिनेट्स अगर हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, सो आपको पता है कि हर एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के लिए उतने सारे लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन बनेंगे। तो इस तरीके से लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना क्या हो जाएगा, एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। और फर्दर हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है डिराइव करना एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा। ऐसे केस में हम टू बॉडी प्रॉब्लम को अगर हम लोग वन बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस कर दें, टू बॉडी प्रॉब्लम को हम वन बॉडी प्रॉब्लम में अगर रिड्यूस कर दें विथ रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, तो अगर वन बॉडी प्रॉब्लम में होता है तो उसके लिए हमें केवल 3 ही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ने वाली है, जिसके हेल्प से हम बहुत ही आसानी के से और भी इक्वेशन ऑफ मोशन को बहुत आसानी के साथ डील कर सकते हैं। ओके, तो इसी कारण से हमें ये जरूरत पड़ी है कि टू बॉडी प्रॉब्लम को हम वन बॉडी प्रॉब्लम में क्यों रिड्यूस करें, ओके, ताकि हमें जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट 6 की जगह 3 मिले। ओके, तो समझिए, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या किया, कार्टेशियन सिस्टम लिया हुआ है, एक्स और वाई प्लेन, इसपे दो मासेस है M1 और M2। M1 की जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है, M2 की जो पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 है। और M2 की जो पोजीशन है विथ रेस्पेक्ट टू M1 जो है वो मैंने R2 माइनस R1 दैट इज वेक्टर R है। ओके, ये आपके सारे के सारे वेक्टर फॉर्म में है। ओके, तो अगर ये सारा फॉर्म है तो इन दोनों के बीच में आपको पता होगा कि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं होगा। ओके, इस सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन वेक्टर है R लिखी। ओके, सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से इन दो पार्टिकल के बीच में M1 और M2 के मास आएगा, तो यहां सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या हो जाएगी, R। और आपको जानते हैं कि R की जो यानी सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन आप लिख सकते हैं वो होता है M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस, ओके, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये आपकी होती है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ऑफ अ टू बॉडी सिस्टम। ओके, सो फर्दर अगर आप ये पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की, सिस्टम की जो लैग्रेंजियन होगी वो क्या होगी, हाफ M R1 डॉट का स्क्वायर हाफ M2 डॉट R2 का स्क्वायर माइनस VR। ओके, यहां हमने एक कंसिडरेशन लिया हुआ है कि पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दिस टू पार्टिकल, ये जो इंटरेक्शन है वो केवल रेडियल पे है। यानी हम इसको सेंट्रल ऑर्बिट के टर्म में समझ रहे हैं, जहां पर मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की वो केवल रेडियली डिपेंड कर रही है, ना कि एंगुलर किसी पार्ट पे डिपेंड कर रही है। यानी एक स्फेरिकल सिमेट्रिकल की हम लोग बातें कर रहे हैं। ओके, तो आपकी ये लैग्रेंजियन हो गई। तो आप देख सकते हैं कि लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम में हमने जो लिखा हुआ है R1 डॉट R2 डॉट और पोटेंशियल है, तो यहां से थोड़ा सा काम क्या हो जाना है, डिफिकल्ट होने वाला। तो इसको सबसे पहले हम क्या करना है कि वन बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस करेंगे किस तरीके से। तो जरा आप देखिए ध्यान से, ये R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R है, तो आप यहां से वेक्टर R इज इक्वल टू
R2 माइनस R आपको दिखाई देता है। सो अगर आप यहां से R1 बराबर लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाने वाला, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R होगा। इस R1 की वैल्यू को आप यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, चलिए हम यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। R ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी M1, R1 की वैल्यू हो गई R2 वेक्टर माइनस R वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ओके, और ये जो R2 वेक्टर है देखिए M1 प्लस M2, R2 वेक्टर कॉमन और यहां से M1 प्लस M2 कट जाएगा तो यहां बच जाएगा सिंपल R2 माइनस M1 बाय M1 प्लस M2 इंटू वेक्टर R। ओके, ये आपका एक टर्म आएगा R का वितरित। तो यहां से आप इसको थोड़ा सा बेटर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो R2 इज इक्वल टू R ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस M1 वेक्टर R बाय M1 प्लस M2। ओके, ये वेक्टर R2 हो गया। पोजीशन किसके टर्म में लिखा गया है, R2 मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ M2 को हमने सेंटर ऑफ मास और इन दोनों के पोजीशन के रेस्पेक्ट में लिखने की कोशिश की। सिमिलरली अगर हम लोग, ये आपकी R2 है, सिमिलरली अगर हम लोग यहां से R1 को लिखने की कोशिश करेंगे तो आपका क्या आएगा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता देता हूं। R ऑफ सेंटर ऑफ मास माइन, यहां से आपका आप जो यहां से लिखेंगे तो यहां से हो जाएगा M2R बाय M1 प्लस M2। ओके, ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट आने वाला है जिसको आपको नोट करते हुए चलना है। ओके, जो आपकी R2 की वैल्यू आएगी। सो फर्दर R2 आपको पता है, R1 आपको पता है, तो आप आसानी से इन सब की वैल्यू क्या है यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, सब्स्टिट्यूट आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए, तब तक हम दूसरे की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए यहां से मैं इस चीज को मिटाता हूं। अभी देखिएगा, समझ में आएगा कि ये वन बॉडी प्रॉब्लम में किस तरीके से रिड्यूस हो जाने वाला है। तो अगर आप R2 की वैल्यू को और R1 की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं इस वाले फॉर्म में, ओके, तो काफी ज्यादा लेंदी कैलकुलेशन होने वाला है। कैलकुलेशन को शॉर्ट करते हैं, मैं डायरेक्ट रिजल्ट पे आ रहा हूं। हालांकि इसके पीछे कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप आराम से यहां इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां इसकी वैल्यू R2 की वैल्यू को यहां, R1 की वैल्यू को यहां, VR को ऐसे रहने देंगे। तो जो L की जो फॉर्म आएगी आपकी, ओके, L की जो आपकी फॉर्म आ जाएगी वो आपकी कुछ इस तरीके से आ जाएगी, हाफ M1 प्लस M2 इंटू R डॉट का स्क्वायर। ओके, यहाँ डॉट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, दैट इज R1 डॉट, मैं आपको बता देता हूं, ये dR1 बाई dt होगा। R2 डॉट क्या होने वाला है, dR2 बाई dt होने वाला है, और आपका R डॉट क्या होने वाला है, वो आपका होने वाला है dR बाई dt। ओके, और चूंकि ये मैग्नीट्यूड है तो इसलिए हमने वेक्टर सिंबल को निकाल दिया है, वेक्टर सिंबल को निकाल के हटा दिया है। सो उसके बाद ये होगा हाफ M1 प्लस M2 R डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ M1 इंटू M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू R डॉट का स्क्वायर माइनस VR होने वाला है। ओके, माइनस VR, ये आपकी फॉर्म आने वाली है। सो क्लियर है यहां तक आपको? ये आपकी लैग्रेंजियन की फॉर्म हो गई। तो इस लैग्रेंजियन के फॉर्म में इसको मिटा देता हूं और इसकी भी कोई जरूरत नहीं है यहां से, ये कुछ समझाने के लिए था बस। सो देखिए फर्दर यहां से अब करना क्या, सोचने वाली बात। देखिए आप लैग्रेंजियन को ध्यान से देखिए, लैग्रेंजियन में क्या क्या टर्म्स इंक्लूडेड। पहला आपका लैग्रेंजियन में R टर्म इंक्लूड है और R डॉट है। इस लैग्रेंजियन के टर्म में कहीं भी R नहीं इंक्लूड है। ओके, R कहीं भी इंक्लूड नहीं है, यानी पोजीशन वेक्टर, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि R जो है इज नॉट इंक्लूडेड इन L। इसलिए कह सकते हैं कि R जो है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। जब आपको पता है या नहीं पता है तो भी सुन लीजिए, अगर लैग्रेंजियन में जो भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट नहीं मिसिंग होता है, अगर मान लीजिए आपके लैग्रेंजियन के टर्म में आपका जैसे Q, Q डॉट और T है,
आपके लैग्रेंजियन में ही अगर Q मिसिंग है तो इसका मतलब है कि वो उसका साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। ओके, तो यहां से आपको क्या दिखेगा, R मिसिंग है, R डॉट का टर्म है बट R का टर्म मिसिंग है, तो इसका मतलब R क्या हो गया, साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो गया। और आपका जब साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो जाता है तो आपको पता है कि लैग्रेंजियन विथ रिस्पेक्ट टू R हो जाने वाला है 0। ऐसे केस में आपको पता है कि हम इसको लिख सकते हैं, ये भी आपका 0, तो डेल L बाई डेल R डॉट क्या हो जाने वाला है, 0। अगर ये 0 है तो डेफिनेटली आप क्या देख रहे हैं यहां से कि M1 प्लस M2, अगर इस वैल्यू को यहां से उठाते हैं तो M1 प्लस M2 इंटू R डॉट इज इक्वल टू 0, दैट इज R डॉट इज इक्वल टू 0। इसका कहने का क्या मतलब आपका आ रहा है, M1 प्लस M2 तो 0 होने वाला नहीं है, R डॉट 0 होने वाला है। R डॉट अगर 0 है तो समझिए, अगर V 0 है, ओके, दैट मीन्स है R डॉट आपका, सॉरी यहां से अगर आप इसको डबल डेरिवेटिव करते हैं ना, देखिए यहां से थोड़ी सी बात है कि dr बाई dt होने वाला है। तो जब आप यहां से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां से थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, आराम से देखिए। जब ये 0 होगा तो इसका मतलब डेल R बाई डेल R डॉट हो जाने वाला है कांस्टेंट। ओके, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि R डॉट के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब है कि M1 प्लस M2 इंटू R डॉट वो हो जाने वाला है कांस्टेंट। ओके, दैट मीन्स है कि सेंटर ऑफ मास जो है या तो आइदर रेस्ट पे होगा, R डॉट कांस्टेंट है, सेंटर ऑफ मास या तो रेस्ट पे होगा या तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। ओके, क्लियर बात, ये छोटी सी बात है कि R डॉट जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब आइदर सेंटर ऑफ R डॉट यानी इसकी पोजीशन सेंटर ऑफ मास जो है या तो रेस्ट पे होगा, इन दो पार्टिकल्स की सेंटर ऑफ मास, और या तो अगर ये सिस्टम मूव कर रहा होगा तो सेंटर ऑफ मास भी जो है वो क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे। इस टर्म का ये फिजिकल मीनिंग है। ओके, आपको समझ में आया। सो फर्दर अगर आपके पास R डॉट अगर 0 है तो यहां से हम क्या समझ सकते हैं कि अगर आप R एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट भी है, तो अगर आप लैग्रेंजियन को विथ रेस्पेक्ट, अगर आप डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल का यूज करके अगर आप इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहते हैं इन द टर्म ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट R के डॉट के रेस्पेक्ट में, तो आप क्या पाएंगे, देखिए यहां तो हमने R के रेस्पेक्ट में लिखा था, ये आप देखते हैं, ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा। इस टर्म में R का, कैपिटल R का, यानी जो कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, उसका होना या ना होना सेम है, क्योंकि वो तो ऐसे भी किसी भी टर्म के साथ डिफरेंशिएट होके ओवरऑल खत्म हो जाने वाला है, यानी इस टर्म का इस इक्वेशन में कोई रोल ही नहीं है। ओके, तो सो रिड्यूसिबल जो फॉर्म आने वाला है आपका जो लैग्रेंजियन का, इसको नोट कर लीजिए आप, क्लियर है आपको, सारे के सारे मैं फिजिकल मीनिंग आपको बताते हुए चल रहा हूं कि एक एक टर्म की फिजिकल मीनिंग क्या होने वाली है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि फिजिकल मीनिंग क्या होती है। ओके, सो अगर आप क्या देखते हैं कि L जो है यहां से, जो इसमें अगर हम R के टर्म को हटा देते हैं तो हाफ M1 M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू R डॉट का स्क्वायर माइनस VR होने वाला है। ओके, ये टर्म आपको पता चलने वाला है। इस टर्म को, ये जो आप ब्रैकेट के अंदर टर्म देख रहे हैं, इसको हम लोग एक नया नाम देते हैं, दैट इज म्यू M1 इंटू M2 बाई M1 प्लस M2। दिस इज कॉल्ड रिड्यूस मास। ओके, दिस इज कॉल्ड रिड्यूस मास ऑफ द सिस्टम। यानी टू बॉडी प्रॉब्लम के लिए हम इन दो मासेस के बदले में एक ही मास कंसीडर करेंगे, जिसकी जो मास होगी वो क्या होगी, मास इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, आप इसकी देख सकते हैं डायमेंशन भी मास की होगी, ये केजी प्लस केजी, यानी ओवरऑल ये मास का डायमेंशन शो कर रहा है। ओके, यूनिट्स डायमेंशन भी आपका मास का ही डायमेंशन शो करेगा। तो आपके लैग्रेंजियन जो हो जाएगी वो रिड्यूस होके हाफ म्यू R डॉट का स्क्वायर माइनस VR। ओके, ये आपका हो गया लैग्रेंजियन। ओके, न्यू लैग्रेंजियन टू बॉडी प्रॉब्लम के लिए, जहां म्यू की वैल्यू आपको पता है रिड्यूस मास से पुट कर सकते हैं। सो फर्दर इसका क्या फिजिकल मीनिंग आ रहा है कि अगर आप एक नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप देखते हैं तो आपके पास कोई पार्टिकल होगा सिंपल, जिसका मास होगा म्यू और इसकी डिस्टेंस होगी R, और ओवरऑल ये सिस्टम जो है वो वन बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस हो गया, जो कि हमारा प्रेजेंट टॉपिक था, रिडक्शन ऑफ टू बॉडी प्रॉब्लम टू वन बॉडी प्रॉब्लम।
आप क्या देख रहे हैं कि टू बॉडी प्रॉब्लम को हमने वन बॉडी प्रॉब्लम में ले आया, जिसकी वन बॉडी प्रॉब्लम यानी वन बॉडी की जो मास होगी वो इस तरीके से रिप्लेस होगी, जिसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, आर होगी। और आर मतलब क्या है, यहां पर पुराने पोजीशन में आर कहने का मतलब है पोजीशन ऑफ M2 विथ रेस्पेक्ट टू M1, जो कि सेम पोजीशन यहां पर विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन हो जाने वाली है। ओके, तो ये आपका एक रिडक्शन हो गया आपका रिड्यूस मास के टर्म में, और लैग्रेंजियन कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगी। ओके, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि लैग्रेंजियन जो है वो किस तरीके से चेंज हो रही है। सिस्टम में हम टू डायमेंशनल प्रॉब्लम को किस तरीके से वन डायमेंशनल प्रॉब्लम में ला रहे हैं और क्यों इसकी जरूरत पड़ी है। और अब ये देखिए आपका केवल एक ही टर्म में आ गया। ओके, केवल आपका एक ही टर्म में आ चुका है, जो कि बेटर लग रहा है। अब आपके पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन होंगे, अब इसको आप बेटर लिख सकते हैं। ओके, आप इसको बेटर फॉर्म में लिखना ज्यादा पसंद करेंगे। ओके, सो आप इसको नोट कीजिए, तब तक हम अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। आप इसको पूरा का पूरा नोट कीजिए। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों से। ओके, अपने दोस्तों को जरूर बताइए, आपकी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ओके, सो फर्दर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अगर हमारे पास इस रिड्यूस मास का कहां कहां यूज देखने को मिलता है, थोड़ा सा समझिएगा। रिड्यूस मास एक्जैक्टली टॉपिक यही कवर अप होता है, लेकिन इस रिड्यूस मास को आप देखते कहां है। देखिए, इसमें फिजिकल सिग्निफिकेंस, जैसे कि इसको आप देखेंगे बहुत ज्यादा हाइड्रोजन एटम के प्रॉब्लम में। मतलब अगर आपका एक एटम है, हाइड्रोजन है, आप इसकी न्यूक्लियस से Ze प्लस सी जो कि प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक टू बॉडी प्रॉब्लम है। तो टू बॉडी प्रॉब्लम में आप चूंकि प्रोटॉन को जनरली मास जो होता है, हम लोग उसको मास को, चूंकि प्रोटॉन इज वेरी मच हेवियर देन इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग प्रोटॉन के मोशन को नेग्लेक्ट करके चलते हैं और उसको वन बॉडी में मान के चलते हैं। लेकिन जनरली में क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम के केस में जो इन दोनों के लिए जो हम एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखते हैं, जो आपने बोर्स पोस्टुलेट से पढ़ा हुआ था, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि आपको उस तरह का वीडियो चाहिए। अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में निसंकोच कमेंट करके बता दीजिए। सो फर्दर लौट के आते हैं कि हाइड्रोजन एटम के केस में अगर आप यहां आते हैं तो यहां पर भी रिड्यूस मास का कंसेप्ट लग जाएगा, Me इंटू MP बाई Me इंटू Me प्लस MP, जो कि सेम है। यहाँ M1 M2 को हमने M1 M2 मान लेते हैं। ओके, MP जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन है, Me जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो फर्दर अगर इसमें से हम लोग यहां से Me और अगर ओवरऑल इसको MP से डिवाइड करते हैं तो आप ये चीज पाएंगे, देख सकते हैं यहां से 1 प्लस Me बाई MP के पावर में -1, और इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से जब एक्सपेंड करते हैं तो Me बाई MP, और इन दोनों का यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन का जो वैल्यू रेशियो होता है वो 1/1386। ओके, ये होता है अप्रोक्सीमेट, कैलकुलेट किया हुआ है। ओके, मैं डायरेक्ट यहां यूज कर रहा हूं, तो क्लियर है। तो आप क्या देखते हैं कि अगर यहां से कि रिड्यूस मास का कंसेप्ट होता है एनर्जी में, यानी जो एनर्जी का एक्सप्रेशन आप लिखते आए हुए हैं बोर्स पोस्टुलेट से, क्या लिखते हैं, -2π²k²Z²E⁴ m/n²h²। तो वहां m की जगह पे म्यू यूज करेंगे, जो कि रिड्यूस मास है इन दोनों सिस्टम्स के लिए। तो वहां से आपको क्या देखने मिलेगा कि एनर्जी के वैल्यू में कुछ करेक्शंस देखने मिलेंगे, जो कि फर्दर आपको उसकी वेवलेंथ में चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो ट्रांजिशन होंगे एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में, तो आपको इस तरीके से चेंजेस मिलेंगे। चेंजेस कुछ इस रिड्यूस मास के कारण इस तरीके से दिखाई देंगे, जो कि आप फर्दर रीडबैक कांस्टेंट के वैल्यू में करेक्शन देख सकते हैं। आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत कॉमनली देखने को मिलेंगे इस वाली चीज को, जो कि क्लासिकल, बहुत ज्यादा क्लासिकल कंसेप्ट है। ओके, तो आपको ये चीज देखने को मिलेंगे, ये आपको एरर देखने मिलेंगे। ओके, फर्दर यहां से एक और, यहां से जो आप एजम्पशन लेते हैं, आप अगर यहां से एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि MP इज वेरी वेरी ग्रेटर देन MP, जो कि 1836 टाइम हेवियर है, उसको निगलेक्ट करके चलते हैं तो ये टर्म ऐसे भी रिलेटिवली हो जाने वाला है 0। तो फाइनली म्यू जो होने वाला है Me के बराबर होगा, अगर ये केस फॉलो करते हैं तो। अदरवाइज आपका वो एरर देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये आपका टू बॉडी प्रॉब्लम जो है वो आपका वन बॉडी प्रॉब्लम में आपको इस तरीके से रिड्यूस करने मिल सकता है। ये हाइड्रोजन एटम के केस में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। इट मे भी आपके पास हाइड्रोजन एटम सिंपल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सिस्टम की बात करें, यहां पर आपको पॉजिट्रॉन भी देखने को मिल सकता है। इस तरह के फर्दर आपको बहुत सारे और भी प्रॉब्लम मिलेंगे, जहां पर आप टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में अगर रिड्यूस करते हैं तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है,
क्यों इजी हो जाता है, मैंने फर्स्ट में ही आपको समझा दिया क्यों जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हो आप मुझे आराम से बताइए, कैसा वीडियो लगा हो, और अगर आपको लगता है कि यहां से मैं वीडियो में कुछ करेक्शन कर सकता हूं तो अपने सजेशंस जरूर मुझे दें और जरूर बताएं। थैंक यू।